Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you another objective questions based on your paper 2 BSM 1, that is Problems of Indian Education. Okay, so students who have opted education as a minor subject have to appear for MCQ, that is multiple choice questions based on their syllabus, है ना? यही बात हुई है। तो मैं आपसे पेपर 1 डिस्कस कर चुकी हूँ जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन एजुकेशन था, और अब ये प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एजुकेशन, वो प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन था। तो इसमें कई हिस्सों में आपका जो है सिलेबस है वो बटा हुआ है। उसमें पहला हिस्सा है इनरोलमेंट, रिटेंशन एंड ड्रॉप आउट। तो इससे किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं? इनरोलमेंट मतलब नामांकन, रिटेंशन माने धारण, और ड्रॉप आउट का मतलब होता है शाला त्याग, है ना? तो पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इनरोलमेंट ड्राइव्स इन एजुकेशन, यानी कि आप शिक्षा में जो इनरोलमेंट ड्राइव्स हम चला रहे हैं उनका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो क्या ड्रॉप आउट रेट को बढ़ाना है, या रिटेंशन रेट को सुधारना है, या एकेडमिक परफॉर्मेंस को सुधारना है, या स्टूडेंट इनटेक को कम करना है? तो ऑब्वियसली रिटेंशन रेट को बढ़ाना ही इनरोलमेंट ड्राइव का लक्ष्य है। या पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इनरोलमेंट रेफरिंग टू, यानी कि इनरोलमेंट आप कहेंगे किसको? किसको कहेंगे इनरोलमेंट? तो द प्रोसेस ऑफ एडमिटिंग स्टूडेंट्स टू ए स्कूल, बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं उसको इनरोलमेंट कहा जाता है। या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग, या जितने बच्चे अटेंड करते हैं उनकी अटेंडेंस का इनरोलमेंट से मतलब है। या स्टूडेंट ड्रॉप आउट का रेट इनरोलमेंट है, या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इनरोलमेंट है। तो आपको पता होगा द प्रोसेस ऑफ एडमिटिंग स्टूडेंट्स टू स्कूल, कितने बच्चों ने स्कूल में एडमिशन लिया है, ये बताता है कि इनरोलमेंट क्या है। फिर प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि विच फैक्टर इज मोस्ट लाइकली टू कंट्रीब्यूट टू स्टूडेंट ड्रॉप आउट, कौन सा वो कारण है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा बच्चे स्टूडेंट जो हैं वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं या पढ़ाई छोड़ देते हैं? तो गुड टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप तो होगा नहीं, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, या एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, या अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो ये ऑप्शन ही ऐसा बना है कि एक ही ऑप्शन है जो उस पे सूट कर रहा है, बाकी सब तो बता रहे हैं कि अच्छा है। जैसे टीचर एकेडमी स्टूडेंट रिलेशनशिप अच्छा है तो कोई क्यों छोड़ेगा स्कूल? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त है, बल्कि इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो थोड़ा आपके लिए ये कठिन होता सवाल सवाल इसके जो ऑप्शंस है वो बहुत बेकार बने हैं। और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होगा तो कोई क्यों स्कूल छोड़ेगा? इसका मतलब स्कूल इसीलिए छोड़ेगा कि पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस है, हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं विद्यालय में। ठीक है। या सवाल बन सकता है कि व्हाट इज द term for the process of keeping students engaged and motivated टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन, कि उस टर्म को क्या कहेंगे? वो प्रक्रिया कौन सी है जिसमें विद्यार्थी जो है वो इंगेज रहता है और मोटिवेटेड रहता है अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए? उसको इनरोलमेंट कहा जाता है, कि रिटेंशन कहा जाता है, कि ड्रॉप आउट कहा जाता है, कि प्रोग्रेशन कहा जाता है? तो उसको रिटेंशन कहा जाता है। ठीक है। फिर विच फैक्टर इज मोस्ट लाइकली टू कंट्रीब्यूट टू स्टूडेंट रिटेंशन, वो कौन सा कारण है जो स्टूडेंट रिटेंशन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है? गुड टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, या पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस? ये ऑप्शन वही है लेकिन सवाल बदल गया है, इसलिए इसका उत्तर भी बदल जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा गुड टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। अगर विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में बढ़िया रिलेशनशिप है तो जनरली बच्चा रिटेन करता है कॉलेज में, स्कूल में। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ कीपिंग स्टूडेंट्स एंगेज्ड? आई एम सो सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, बस यही रिपीट हुआ होगा क्योंकि मैंने बाद में उसको मिटा दिया था। अब लर्निंग बर्डन और मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग पे कुछ सवाल देखिए। जैसे व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग बर्डन रिफरिंग टू, अधिगम बोझ किसको कहा जाएगा? द अमाउंट ऑफ होमवर्क गिवन टू स्टूडेंट्स, या द प्रेशर टू अचीव हाई ग्रेड्स, या द स्ट्रेस ऑफ मीटिंग लर्निंग एक्सपेक्टेशंस, या द वेट ऑफ स्कूल बैग? किसको कहा जाएगा? क्या जो होमवर्क मिलता है वो लर्निंग बर्डन है, या आपको हाई ग्रेड लाने का जो प्रेशर है वो लर्निंग बर्डन है, या लर्निंग एक्सपेक्टेशन पे पहुंचने का स्ट्रेस लर्निंग बर्डन है, या स्कूल बैग का वेट लर्निंग बर्डन है? तो वो जो लर्निंग एक्सपेक्टेशंस हैं उनको मीट करने का स्ट्रेस जो है वो बच्चों में लर्निंग बर्डन का कारण बनता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट्स टू लर्निंग बर्डन, लर्निंग बर्डन की तरफ कौन सा कारण है जो कारक है उसके लिए? एक्सेसिव होमवर्क है, या लैक ऑफ रिसोर्सेज है, या पुअर टीचिंग मेथड्स, या ऑल ऑफ द अबव है? तो सभी हो जाएगा कि होमवर्क भी ज्यादा मिलता है, रिसोर्सेज भी कम है, शिक्षण विधियां भी खराब इस्तेमाल की जा रही है, तो सब मिला के बच्चे को अधिगम बोझ का भाव दिलाती हैं। फिर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लर्निंग बर्डन ऑन स्टूडेंट्स, अधिगम बोझ का बच्चों पर प्रभाव क्या पड़ता है? इम्प्रूव्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस, क्या उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, या उनका मोटिवेशन बढ़ जाता है, या वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, या वो टाइम मैनेजमेंट बढ़िया करने लगते हैं? तो ऑब्वियसली वो स्ट्रेस में आ जाते हैं।
फिर व्हाट इज द, मतलब ये सिर्फ मैंने एक कोशिश की है कि भाई किस तरीके का सवाल पूछा जाएगा। कोई आपके पास आइडिया नहीं है, कोई उस तरह से पढ़ाई नहीं हुई है, किसी ने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की किसी भी कॉलेज में नहीं हुई होगी आई थिंक, कि ट्रेनिंग नहीं दी है ना, बिकॉज वी आर ऑल टीचर्स आर बिजी समवेयर हियर एंड देयर इन स्किल कोर्सेज एंड ऑल। सो किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे ना, हमारे पास कोई क्वेश्चन बैंक है। तो ये एक अनुमानित प्रश्न है कि भाई लर्निंग बर्डन पे क्या पूछ सकते हैं, इनरोलमेंट पे क्या पूछेंगे, रिटेंशन पे क्या पूछेंगे। तो वैसे तो अगर आपको कंसेप्ट पता हो तो कोई भी तरीके का सवाल आपसे पूछा जाए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो जाए सब्जेक्टिव, वो आप लिख सकते हैं। लेकिन हमें भी पता है कि आप लोगों के लिए भी ये नया है, कई बच्चे इसी स्ट्रेस में हैं कि वो ऑब्जेक्टिव में कैसे क्या होगा। तो एक उनके लिए एक तरीके की सहायता कुंजी है ये, है ना, एक फैसिलिटेटर की भूमिका में ये वीडियो है कि कम से कम कुछ आइडिया आपको लग जाए, कुछ इस तरीके के प्रश्न हो सकते हैं। ओके, अब चूंकि लर्निंग बर्डन जो है वो यशपाल कमेटी का वो था ना, रिकमेंडेशन, आपको पता होगा, आपको पढ़ाया गया होगा। तो यशपाल कमेटी से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज द मेन कंसर्न ऑफ द यशपाल कमेटी रिगार्डिंग लर्निंग बर्डन। लर्निंग बर्डन के रिगार्डिंग यशपाल कमेटी का मेन कंसर्न क्या था, क्या एक्सेसिव होमवर्क था, कि लैक ऑफ रिसोर्सेज थे, कि पुअर टीचिंग मेथड्स था, तो सभी था। फिर अकॉर्डिंग टू द यशपाल कमेटी, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ लर्निंग बर्डन। यशपाल कमेटी के हिसाब से लर्निंग बर्डन का प्रमुख कारण क्या था। तो क्या एग्जामिनेशंस पे ओवर एम्फेसिस था, कि लैक ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज था, कि इनसफिशिएंट टीचर ट्रेनिंग था, कि इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो ओवर एम्फेसिस ऑन एग्जामिनेशंस, जो परीक्षा पे अत्यधिक बल हम लोग शिक्षा पद्धति में देते हैं, वही लर्निंग बर्डन का कारण था यशपाल कमेटी के हिसाब से। फिर व्हाट डज द यशपाल कमेटी रिकमेंडेड टू रिड्यूस लर्निंग बर्डन। लर्निंग बर्डन को कम करने के लिए यशपाल कमेटी ने क्या सुझाव दिए। तो उन्होंने क्या कहा, होमवर्क बढ़ा दीजिए, कि और एग्जाम लीजिए, कि शिक्षण को जो है वो इंजॉयबल एंड इंटरेक्टिव बनाइए अधिगम को, या क्लास साइज बढ़ा दीजिए। तो ऑब्वियसली लर्निंग को इंजॉयबल एंड इंटरेक्टिव बनाएंगे तो लर्निंग बर्डन कम होगा। फिर हु चेयर्ड द कमिटी दैट सबमिटेड द रिपोर्ट लर्निंग विदाउट बर्डन। उन्होंने कहा कि लर्निंग विदाउट बर्डन उस पूरी रिपोर्ट का नाम ही है जो यशपाल साहब ने सबमिट की, तो उसको ऑब्वियसली यशपाल जी चेयर कर रहे थे। ओके, सॉरी। फिर सवाल बन सकता है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यशपाल कमेटी रिपोर्ट। यशपाल कमेटी की रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो क्या टीचर की अकाउंटेबिलिटी को सुधारना था, या एकेडमिक कंपटीशन को बढ़ाना था, या लर्निंग बर्डन को कम करना था, या रोट लर्निंग को बढ़ाना था। तो ऑब्वियसली लर्निंग बर्डन को कम करना। फिर अकॉर्डिंग टू द यशपाल कमेटी, देखिए यशपाल कमेटी से बहुत सवाल बन सकते हैं। व्हाट इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव लर्निंग। प्रभावपूर्ण सीखने के लिए क्या जरूरी है। क्या स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जरूरी है, कि रेगुलर एग्जाम जरूरी है, कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच जरूरी है, कि ज्यादा होमवर्क जरूरी है। तो ऑब्वियसली अगर चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच अपनाएंगे तो अपने आप लर्निंग में जो है वो सुधार होगा। फिर कुछ सवाल मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग से बन सकते हैं, कि व्हाट इज द मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग इनिशिएटिव एम्ड एट अचीविंग। एमएलएल से हम क्या पाना चाहते हैं। तो इंश्योरिंग ऑल स्टूडेंट्स मीट बेसिक लर्निंग स्टैंडर्ड्स, सभी बच्चे कम से कम मिनिमम लर्निंग स्टैंडर्ड्स को पालें, या एकेडमिक कंपटीशन बढ़ाना, या करिकुलम कंटेंट घटाना, या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बढ़ाना। तो ऑब्वियसली टू इंश्योर ऑल स्टूडेंट्स मीट बेसिक लर्निंग स्टैंडर्ड्स इसका सही उत्तर होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ एमएलएल। एमएलएल का बेनिफिट क्या है। और एकेडमिक कंपटीशन को बढ़ाना, या लर्निंग बर्डन को घटाना, अच्छा रिड्यूस की स्पेलिंग गलत हो गई है, टीचर अकाउंटेबिलिटी को सुधारना, या स्टूडेंट क्रिएटिविटी को बढ़ाना, तो लर्निंग बर्डन को कम करना। फिर हाउ कैन एमएलएल बी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड। एमएलएल को आप कैसे बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो करिकुलम कंटेंट को हटाकर, या टीचर अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाकर, या एक्स्ट्रा सपोर्ट स्लो लर्नर्स को देके, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका उत्तर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। फिर कोर करिकुलम कंसेप्ट हिस्ट्री एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू। तो कोर करिकुलम पे क्या सवाल बन सकता है कि व्हाट इज द कोर करिकुलम कंसेप्ट बेस्ड ऑन। कोर करिकुलम का जो कंसेप्ट है वो किस पे बेस्ड है। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग पे, कि टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन पे, कि एसेंशियल नॉलेज एंड स्किल्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स, या इलेक्टिव कोर्सेज। तो ऑब्वियसली कोर करिकुलम ना, जो करिकुलम का कोर हो, मतलब वो तो सबको पढ़ना ही हो, तो ऑब्वियसली वो एसेंशियल नॉलेज एंड स्किल्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स होगा। फिर विच हिस्टोरिकल मूवमेंट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ कोर करिकुलम। तो इसका आंसर है प्रोग्रेसिव एजुकेशन मूवमेंट। प्रोग्रेसिव एजुकेशन पे आपसे एक बार बात करनी है। जनरली ये सिलेबस का हिस्सा नहीं होता है, लेकिन हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रोग्रेसिव एजुकेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर
डीवी का कंसेप्ट है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज में व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ डाइवर्सिफाइंग कोर्सेज, हमको विविध प्रकार के पाठ्यक्रम पढ़ाने का मुख्य लक्ष्य क्या है? टू केटर टू डिफरेंट स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के, सभी बच्चों के विभिन्न जो रुचियां हैं और एप्टीट्यूड है उनको केटर कर सकें ऑब्वियसली। फिर विच टाइप ऑफ कोर्स इज डिजाइंड टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद प्रैक्टिकल स्किल्स, कौन सा वो कोर्स है जो बच्चों को प्रैक्टिकल स्किल प्रोवाइड कराता है? तो ऑब्वियसली वोकेशनल कोर्स है ना, वोकेशनल कोर्स में तो सब सिखाया जाता है। फिर वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वोकेशनलाइजिंग एजुकेशन, शिक्षा में व्यावसायीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो टू इक्विप स्टूडेंट्स विद जॉब स्पेसिफिक स्किल्स, ताकि हम स्टूडेंट्स को जॉब के लिए विशिष्ट कौशलों से सुसज्जित कर सकें ऑब्वियसली, है ना। फिर which sector is most likely to benefit from vocationalized education, अगर हम व्यवसायीकृत शिक्षा देंगे तो कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा लाभान्वित होगा? सर्विस सेक्टर की, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, एग्रीकल्चर सेक्टर? तो सभी होंगे। हु चेयर द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने ही वोकेशनलाइजेशन पर सबसे ज्यादा बल दिया, क्योंकि सेकेंडरी एजुकेशन में ही वोकेशनलाइजेशन की बात की जाती है और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का काम ही था कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें सुधार बताना, उसमें कमियां बताना, उसकी चुनौती बताना, उसके लिए रिकमेंडेशन देना। तो 1952-53 में ये आई थी, किसने चेयर किया था? डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियार ने इसको चेयर किया था। फिर व्हाट इज द मेन रिकमेंडेशन ऑफ द मुदालियार कमीशन? तो इंट्रोडक्शन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन या इंक्रीज इन एकेडमिक कोर्सेज या डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज या ऑल ऑफ द अबव, तो इसका उत्तर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। फिर व्हेन वाज द फर्स्ट वोकेशनल एजुकेशन स्कीम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? तो ये 1911 में था। फिर इन व्हाट ईयर वाज द नेशनल पॉलिसी ऑन वोकेशनल एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? तो 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसने बात की थी कि वोकेशनल एजुकेशन को आप शामिल कीजिए। हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी इस पे बहुत बात की है, लेकिन चूंकि ये इंट्रोड्यूस पूछ रहे हैं कि सबसे पहले कौन इंट्रोड्यूस किया, तो आप 1986 ठीक कीजिए, हालांकि 2020 ऑप्शन में भी नहीं है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट वोकेशनल एजुकेशन? तो आ जाएगा आपका वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसका उत्तर हो जाएगा। फिर व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन लॉन्च्ड इन 2015? तो टू प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग टू 500 मिलियन पीपल बाय 2022, ये माना गया था, 2015 में आया था कि हम 2022 तक 500 मिलियन लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग दे देंगे। फिर कुछ सवाल आपसे एग्जामिनेशन रिफॉर्म एंड पेरेंट टीचर एसोसिएशन से पूछे जाएंगे। तो व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एग्जामिनेशन रिफॉर्म, परीक्षा प्रणाली में सुधार करने का मुख्य लक्ष्य क्या है? एग्जाम की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना, कि स्ट्रेस को कम करना, कि असेसमेंट मेथड को सुधारना, कि रोड लर्निंग को सुधारना? तो ऑब्वियसली असेसमेंट मेथड को सुधारना ही एग्जामिनेशन रिफॉर्म का लक्ष्य है। Which of the following is the type of assessment used in examination reform? CCE, grading system, semester system? तो सभी हमको पता है, continuous and comprehensive evaluation, grading system, semester system, इन सब तरीकों से एग्जामिनेशन में सुधार किया गया है। What is the main objective of continuous and comprehensive evaluation at the primary level? प्राइमरी लेवल पे सीसीई से हम क्या पाना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है इसका? रोड लर्निंग को बढ़ाना है, कि एग्जामिनेशन के स्ट्रेस को कम करना है, कि टीचर अकाउंटेबिलिटी को सुधारना है, कि एकेडमिक कंपटीशन को बढ़ाना है? ऑब्वियसली एग्जामिनेशन के स्ट्रेस को कम करना है, क्योंकि लगातार एग्जाम हो रहा है, इसलिए एग्जामिनेशन का स्ट्रेस कम हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फीचर ऑफ सीसीई एट दी प्राइमरी लेवल? तो कंटिन्यूअस असेसमेंट ही इसका की फीचर है। फिर व्हाट इज द मेन गोल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इंटरनल असेसमेंट एट द सेकेंडरी लेवल? तो स्टूडेंट के इवेल्युएशन को सुधारना इसका लक्ष्य है। ओके, देन which of the following is a benefit of introducing vocational subjects at the secondary level? तो employability skill को बढ़ाना, या what is the main objective of introducing choice based credit system CBCS at the higher level? तो student की mobility को बढ़ाना, कैसे? कि जब सब जगह क्रेडिट बेस्ड सिस्टम हो जाएगा तो आप एक विद्यालय, एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय, एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय, या इवन एक देश से दूसरे देश आपकी मोबिलिटी बेहतर हो सकेगी, यही लक्ष्य था सीबीसीएस का। देन which of the following is a key feature of CBCS at higher level? तो obviously flexible course structure इसका उत्तर हो जाएगा। और चूंकि पेरेंट टीचर एसोसिएशन से भी कई सवाल बन सकते हैं कि पेरेंट टीचर एसोसिएशन का उद्देश्य क्या है, तो यही उद्देश्य है कि जो पेरेंट्स हैं और टीचर्स हैं आपस में स्टूडेंट के बारे में जानें और उसकी बेहतरी के लिए काम करें। फिर चूंकि इसकी हिस्ट्री भी आपके कोर्स में है तो पूछ सकते हैं कि द कंसेप्ट ऑफ पीटीए वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ विच कंट्रीज मॉडल, किस कंट्री के मॉडल के पे आधारित है पीटीए हमारे यहाँ? तो ये यूएसए के मॉडल पर आधारित है। इस तरीके से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं।
तो ये उदाहरण के तौर पर सैम्पल क्वेश्चंस आपके लिए कि आप पहले जानिए कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज क्या है, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन क्या है, कब आया, किस कमेटी ने उसको संस्तुत किया, किसने सबसे पहले किया, है ना। उसकी क्या आवश्यकता है, क्या चुनौतियां हैं, ये सब पता होगा तो किसी भी तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा आप उसको निश्चित रूप से हल कर सकेंगे। ओके। तो बीए सेम वन के दोनों पेपर के माइनर जिन लोगों ने लिया है उनके ऑब्जेक्टिव सवालों का एक नमूना मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए लाभप्रद होगा और आप एग्जामिनेशन में अच्छा करेंगे। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।